अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बानी पीटीआई मुसलसल इदारों के खिलाफ मज़ामत का बयानिया अपना रहे हैं। एक तरफ पीटीआई का सोशल मीडिया रियासत मुखालिफ मुहिम चलाना, फौजी मसनूआत के बायकॉट का बयानिया बनाना और मुसलसल एहतजाज की कॉल्स देने का मकसद ये बता रहा है कि पीटीआई ताकतवर हलकों पर प्रेशर बढ़ाना चाहती है। और दूसरी जानिब ये तासुर उभर रहा है कि इस बयानियों को काउंटर करने के लिए जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फौज की खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया गया है ताकि बानी पीटीआई पर भी प्रेशर डाला जा सके। यही वजह है कि साबिक डीजीआईएसआई जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर फर्द जुर्म लगने के बाद ये चहमगोइयां हो रही हैं कि अब फैज हमीद की गवाही बानी पीटीआई के लिए बड़े खतरे का सबब बन सकती है। इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अगर बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल, बानी पीटीआई को उम्र कैद या फिर सजाए मौत हो सकती है। इस हवाले से सेनेटर फैसल वोडा क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रख। अब फैज हमीद को चार्जशीट किए जाने के बाद क्या बानी पीटीआई को फौज के हवाले करने का वक्त आन पहुंचा है? फैज हमीद की चार्जशीट सामने आई और अब एक नया बयानिया मंजर आम पर आ रहा है। एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले फैसल वोडा मंगल की रात से मुसलसल के इमरान खान ने अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक देनी होगी। अब पहला पॉइंट यह है कि फैसल वोडा ये बात तवातुर से क्यों कर रहे हैं? क्या फैज हमीद और बुशरा बीबी के आपसी राब्ते इमरान खान के लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं? क्योंकि ये बात शाया हो चुकी है कि फैज हमीद बनी गाला में बुशरा बीबी के साथ राब्ते में थे और बानी पीटीआई की हर खबर उन तक पहुंच रही थी। दूसरा पॉइंट यह है कि फैसल वोडा कैसे किसी की जाती जिंदगी में दखल अंदाजी कर सकते हैं? क्या फैसल वोडा के पास फैज हमीद और बुशरा बीबी के सियासी राब्तों के सबूत हैं या उन्होंने देखे हैं? क्योंकि पब्लिक डोमेन में इस तरह की बात करना किसी भी तरह फैसल वोडा को जेब नहीं देता। तीसरा पॉइंट, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अलहदगी से बानी पीटीआई की जान कैसे छूट सकती है? क्या बानी पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में बुशरा बीबी तमाम स्याह सफ़ेद की मालिक थी? चौथा पॉइंट यह है कि फराह गोगी का आजकल तस्करा क्यों नहीं हो रहा? क्या वो भी वादा माफ गवाह बन चुकी हैं? क्या आने वाले कुछ रोज़ में फराह गोगी भी मंजर आम पर आ सकती हैं? पांचवा पॉइंट, बानी पीटीआई की जब से बुशरा बीबी से शादी हुई है तब से लेकर अब तक इस शादी को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कभी ये कहा गया कि ये निकाह इद्दत के दौरान हुआ है, इसका फैसला अदालत से आ गया। इसके बावजूद ये भी कहा जाता रहा और कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की बानी पीटीआई की बहनों से नहीं बनती। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बानी पीटीआई को बुशरा बीबी से अलग करना मकसूद है? अब ये सारे सवालात हैं जो मामले को मशकूक बना रहे हैं। बहरहाल फौज ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया है जो कि बहुत खुशाइंद बात है, लेकिन अब ये कहना कबल अज़ वक्त है कि बानी पीटीआई पर मिलिट्री ट्रायल के तहत मुकदमा चलता है या नहीं, और अगर मुकदमा चलता है तो उन्हें सजाए मौत होती है या फिर उम्र कैद की सजा होती है। ज़ाहिर है पाक फौज ने हमेशा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है। वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिससे मुल्क में इंतशार जन्म ले। जैसा कि 9 मई वाक़े पर भी पाक फौज ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से मुल्क में खाना जंगी का माहौल पैदा करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। अब सवाल यह है कि अगर बानी पीटीआई को सख्त सजाएं नहीं होंगी तो फिर यह बात क्यों की जा रही है? जहां तक बानी पीटीआई की बात है तो वो फैज़ हमीद के एहतसाब से मुतल्लिक कह चुके हैं ये फौज का अंदरूनी मामला है और साथ वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा के एहतसाब का भी मुतालबा कर रहे हैं। और अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या फैज़ हमीद के साथ साबिक आर्मी चीफ का भी ट्रायल हो सकता है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी ये पूछा गया जिस पर उनका कहना था कि इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा का ट्रायल हो सकता है। इसके असरात साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा तक भी पहुँचे, क्योंकि ये तो अब शहादतें सामने आएंगी तो लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ असरात जो है खब्बे सजे जाएंगे। फिर अब ख्वाजा आसिफ के जो असरात, दाएँ बाएँ जो असरात हैं वो मुरतब होने की बात का मतलब ये है कि बानी पीटीआई और साबिक आर्मी चीफ की मुश्किल बढ़ सकती है। अब जैसा कि फैज़ हमीद पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो सियासत में मुदाखलत करते रहे और सीनियर साफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक फैज़ हमीद 50 के करीब सियासतदानों से राब्ते में थे, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। तो अब फैज़ हमीद पर सियासत में दखल का इल्ज़ाम तो लग रहा है, लेकिन उनके साथ साबिक आर्मी चीफ पर भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो भी सियासत में भरपूर मुदाखलत करते रहे और उन्होंने भी सियासी जोड़ तोड़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, खासतौर पर तब जब एक्सटेंशन का मामला करीब था। ख्वाजा आसिफ के बकौल जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे और इस दौरान फैज़ हमीद ने ख्वाजा आसिफ को पैगाम दिया कि हम बानी पीटीआई से तंग आ चुके हैं, आजिज़ आ चुके हैं, आप जून तक हुकूमत ले लें और दिसंबर तक वफाकी हुकूमत भी आपको दे दी जाएगी। अब ख्वाजा आसिफ के बकौल साबिक आर्मी चीफ ने उन्हें हुकूमत की पेशकश की, जिस पर सवाल ये उठता है कि साबिक आर्मी चीफ भी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते रहते। अब जाहिर है पाक फौज एक ऐसा इदारा है जो खुद एहतसाबी पर यकीन रखता है। जब वो अपने साबिक डीजीआईएसआई के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं तो सबूत मिलने पर वो अपने साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ भी गिरा तंग कर सकता है। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में बढ़ती महाजराई का हल मुज़ाकरात में ही नजर आता है। जाहिर है जहाँ ताकत है वहीं मुज़ाकरात होंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात को लेकर राय में तजाद पाया जाता है। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं किया। दूसरी जानिब साहबजादा उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि शायद आज मुज़ाकरात के लिए अहम मीटिंग हो जाए। अब एक तरफ पीटीआई रहनुमाओं में हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से गुमगू की कैफियत है, तो वहीं पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से भी कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ तो गुमगू की कैफियत में, हुकूमत के पास क्या क्लैरिटी है ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं।
इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो साबिक DGIS है जनरल फैज़ हमीद को चार्जशीट किए जाने के बाद आपको लग रहा है कि अल्टीमेटली बानी PTI मिलिट्री कस्टडी में जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, आइन कानून मौजूद है और अगर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो वो उनका अपना इदारा कर रहा है और ज़ाहिर है वो तमाम कवायद कानून जस्टिस वो सारा मौजूद है और उसकी रोशनी में जो भी अगर कोई कार्रवाई होती है तो ये फौज का अंदरूनी मामला है। इससे पॉलिटिकल उस पर अखज़ करना बड़े अफसोस की बात है। ये जो भी कर रहा है ये जो इंसाफ के तकाजे हैं उन पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं, हो रही लेकिन है। ये मामला मेरे है ही ख्याल से पॉलिटिकल ना। वो कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और सियासी तौर पर सियासत में हिस्सा लेने के अलावा जो है वो जो सेकंड पार्ट है वो 9 मई से रिलेटेड है। वो इंतशार पसंदी और बदअमनी वाला जो कॉन्टेक्स्ट है कि उसमें अलहदा से तहकीकात शुरू हो गई हैं एंड दैट पार्ट इज वेरी मच लिंक्ड विद बानी PTI सर। देखिए, हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि फौज एक जबरदस्त इदारा है और खुद एहतसाबी जो है वो हो रही है, तो ये मेरे ख्याल से इसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन ये कि ये भी साथ है कि जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होंगे और जनरल फैज़ हमीद के साथ वो तमाम वो सलूक होगा जो इंसाफ और उस पर मुबनी हो। तो मेरे ख्याल से अगर ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ तक ही महदूद रहना चाहिए इसको। और जो लोग अभी से अपने तौर पे वो कर रहे हैं कि कोई ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, कोई वो कर रहा है कि जी हो सकता है कि ऐसा हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये इस तरह नहीं होना चाहिए। हम लेकिन शौकत यूसुफ हैं, साहब, आपको नहीं लगता कि इस वक्त PTI जिस बयानिए को लेके चल रही है और जिस एजेंडे को टो कर रही है वो बहुत ज्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है? वो मिलिट्री प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने का मामला हो, वो सिविल डिसोबीडियंस का मामला हो, वो D चौक पे जो नैरेटिव है गोली किसने चलाई वो हो, वो बहुत ज्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। तो जाहिर है फिर दूसरी तरफ से मुक्तदरा भी जो है वो प्रेशर असर्ट कर रही है। नहीं, तो अगर PTI का ये स्टांस पहले तो है नहीं, अगर सपोज हुए है तो क्या इसका मतलब है कि फिर वो कार्रवाई होगी? ये तो देखें, ये तो इंसाफ के तकाजे ना हुए ना। जो जुर्म किया हो उसकी सजा मिल सकती है ना, जो जुर्म किया ही नहीं हो तो उसकी सजा देना ये कौन सा इंसाफ है? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, फौज ने जो अमल शुरू किया है एक अच्छा इकदाम है, खुद एहतसाबी होनी चाहिए, कोई भी कानून से बालातर नहीं है और इतने बड़े लेवल पे मेरे ख्याल से पहली दफा हम देख रहे हैं, तो ये अच्छी बात है और इससे फौज का अपना इदारा जो है वो बेहतर होगा, मुस्तहकम होगा। लेकिन इसको सियासत के साथ लिंक करना, इसको किसी सियासी जुमात के साथ वो करना कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही तो अब इनके खिलाफ होगी, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। फिलहाल ऑब्जर्वेशन पे नहीं चलता है ये सिस्टम, ये सारे तकाजे पूरे करने होंगे। अभी तो देखिए एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है ना, अभी तो पूछ गुछ होगी उनसे मालूमात होगी, पता नहीं उनको सजा होती है नहीं होती है। तो लेकिन ये कि जो खुद एहतसाबी अमल शुरू हुआ है उसको वेलकम करना चाहिए। बाकी चीजें जो है ये वक्त पे छोड़ दिया जाए और उस पे कि ये कोई इंतकामी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सिविल डिसोबीडियंस की कॉल पे कायम है सर? नहीं, देखिए वो तो देखें, अगर हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकलते हैं तो तब भी शेलिंग होती है, रास्ते बंद होते हैं और अगर हम धरने देने की बात करते हैं तो वो भी आपके सामने है कि किस तरह तशद्दुद होता है वर्करों के ऊपर। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपने कार्ड्स होते हैं कि वो किस तरह खेले। अब उसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये तो जाहिर है, वो तो सोच समझ के खेलना पड़ता है ना, ऐसा तो नहीं है। और नहीं, ये खामोश वो नुकसान PTI ने कैलकुलेट किया है। हुआ है सर? वो नुकसान PTI कैलकुलेट करके चल रही है? मेरे ख्याल से देखें, अभी तो बात हुई है ना कि मुज़ाकराती कमेटी बन चुकी है। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है और गवर्नमेंट चाहती है कि मामलात अच्छे तरीके से हल हो तो मुज़ाकराती कमेटी तो बन चुकी है। अभी तक उनसे कोई राब्ता ही नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही वो अभी तक तो यही कहा जाता रहा ना कि जी हुकूमत ये अपोजिशन PTI हमसे मुज़ाकरात करे, तो PTI मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है और बड़े अच्छे लोगों पे मुश्तमिल कमेटी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि उसको अभी तक ना कोई राब्ता करने की कोशिश हुई है ना। तो इससे अंदाजा क्या होता है आपको? मतलब ये कि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि मामला ठीक हो और अब तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट के अंदर जो है टूट फूट शुरू हो रही है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और भी बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। उससे खुद गवर्नमेंट इतनी कमजोर हो रही है कि उसको तो खुद आई डोंट थिंक ये सरवाइव कर लेगी। फिर मौलाना फजल रहमान साहब का अपना एक फैक्टर है, वो भी नाराज बैठे हैं।
वो भी धरने और एहतजाज की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए तो मुश्किलात बहुत ज्यादा है। अब ये जाते जाते जो भी इंतकामी कार्रवाई इनके बस में है तो वो कर सकते हैं और कर रहे हैं मेरे ख्याल से। शौकत यूसुफ जी दर्जनों के हिसाब साहब, से फैसल गौड़ा साहब का इन्होंने- स्टेटमेंट आपकी नजर से गुजरा होगा। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई अगर जान खलासी चाहते हैं तो बुशरा बीबी को तलाक देनी होगी। हाउ डू यू सी दैट स्टेटमेंट? नहीं, फैसल वाडा साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? वो किसकी तरफ से ऐसे बातें कर रहे हैं? वो तो एक आम सेनेटर है, उनकी पार्टी भी नहीं है। तो एक सेनेटर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है? तो मेरा दोस्त है, मैं साथी है मेरा, हमारे पार्टी में रहा है, लेकिन वो किसकी नुमाइंदगी कर रहा है इस वक्त? वो जो इतने बड़ी बड़ी बातें करके वो इस तरह की बात कर रहा है, तो उनको कहाँ से फीड? बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राजा साहब, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत पूरी हुकूमत खुश है कि बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, वो मिलिट्री कस्टडी में जा सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में इसकी कॉस्ट आप जैसे सियासतदानों को भी अदा करनी पड़ सकती है? जी, हम माजी में भी अदा करके आए, लेकिन चूंकि ये एक प्रोसेस ऑफ लॉ है और इससे पहले मिलिट्री कस्टडी की आपने कॉस्ट अदा नहीं की सर? मिलिट्री कस्टडी की बात तो अभी हो रही है। नहीं, कॉस्ट तो कस्टडी तो एक जैसी होती है, नैब की कस्टडी भी वैसी थी, लेकिन मैं उसकी कोई हामी नहीं हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि चूंकि मामलात इससे पहले तारीख में ऐसे हुए भी नहीं, इससे पहले कहीं पर किसी जगह पे भी जो दफाई तनसीबात थी उन पे ये मामलात नहीं हुए थे। तो ये चूंकि अभी तो खैर ऐसी कोई खबर मेरे पास नहीं है, ये आप बता रहे हैं कि, और ना इसमें कोई नहीं, ये आप ही के लोग बता रहे हैं सर कि अगली बारी बानी पीटीआई की है। हमें तो आपसे पता चल रहा है, हुकूमत बता रही है। देखें, कल जो ISPR का प्रेस रिलीज आया उसका जो दूसरा हिस्सा है जिसमें यह है कि तफ्तीश हो रही है उनके फसादात में मुलव्वस होने की, जनरल फैज की, तो जब वो अगर वो फसादात में मुलव्वस पाए गए तो फिर नेक्सस जो होगा वो किसके होगा? तो लाजमी बात है कि वो नेक्सस उन्हीं की तरफ जाएगा। तो ये एक आप कह सकते हैं कि अंदाजा जरूर है किसी, यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी ये थ्रेट अलर्ट जारी किया गया, ऐसी बात है कोई नहीं, यानी इससे ताकि बानी पीटीआई जरा अलर्ट हो जाए, पीटीआई अलर्ट हो जाए, खबरदार किया गया है और प्रेशर डाला गया है, प्रेशर बढ़ाया गया है। मैसेज ये है कि अगली बारी आपकी हो सकती है। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, इसलिए नहीं कि जब एक सीनियर फौजी अफसर को कस्टडी में लिया गया 12 अगस्त को, तो उसके बाद अगर आज दिसंबर में आके तो वो प्रेस रिलीज जारी होती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन 3-4 महीनों में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो अफशा हुई हैं जिसकी बिना पर ये सामने आई। नहीं, लेकिन अभी भी वो जो सेकंड पार्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें भी तहकीकात होनी है 9 मई से मुतालिक, वो 3-4 महीनों में अभी नहीं हुई, वो अभी होनी है और वही लिंक्ड है बानी पीटीआई के साथ, यही तो आप कह रहे हैं? ये मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये कबल अज वक्त है जो आपने ये खबर दी कि वो मिलिट्री सर मैं फिर अर्ज करूं कि ये खबर हमने नहीं दी, बल्कि आपके लोग ये जो है वो आके टीवी टॉक शोज के अंदर बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बता रहे हैं कि असल में मैसेजेस हैं बानी पीटीआई के। अगर आप चाहें तो मैं ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर उनका स्टेटमेंट सुनवा देता हूँ, जरा सुनिए सर, ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट पूरी सब चलाइए जरा। साहब अपने जेल ट्रायल के दौरान मुतअद्दिद मरतबा सहाफियों से गुफ्तगू में ये कह चुके हैं कि जनरल फैज हमीद के जरिए मेरे मिलिट्री ट्रायल की राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है। क्या मामला उस तरफ जा रहा है, इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की तरफ? देखिए, उनको पता है ना कि उनकी किस हद तक इन्वॉल्वमेंट रही है और उनको नजर आ रहा है कि ये इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, वो बिल्कुल नजर आ रहा है उनको, इमरान खान साहब को। इसलिए वो कह रहे हैं, वो उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रीएम्प्ट हो दे सो मच ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि एविडेंस बहुत सारी है उनके अगेंस्ट और मिलिट्री कस्टडी में जा रहे हैं वो। जी बिल्कुल, उन्होंने बानी पीटीआई को कोट करके कहा कि वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और ऑब्वियसली बहुत सी चीजें जो हैं वो, देखिए एक चीज तो तय
और जब भी अगर ये सिविलियंस का ट्रायल का इशू हल हो जाता है तो ये बात तो तय है कि हमला कहाँ पे हुआ, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जो हमला है वो कॉग्नाइजेबल है अंडर मिलिट्री कोर्ट्स। अब सवाल तो सिर्फ सिविलियन का, जो मोस्ट रेलेवेंट सिविलियन है वो बानी पीटीआई हैं, तो ये सारी जो है। और हुकूमत प्रोपोनेंट है इसकी कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि ये कोइंसिडेंस है कि अदालत भी एक्टिव हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल वाला मामला टेकअप कर लिया गया है, जो बड़ी देर से हॉल्ट था, ब्रेक लगी हुई थी, और साथ ही ये चार्जशीट भी सुना दी गई है, और उसके बाद ये प्रीएम्प्ट भी किया जा रहा है कि बानी पीटीआई का ट्रायल भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है या अजीब हुस्न इत्तफाक है? ये देखें, सुप्रीम कोर्ट का आपने खुद कहा कि बहुत अरसे से ज़ेर इल्तबात, तो अब जब सुप्रीम कोर्ट दीगर केसेस को, दीगर अदालतें भी, इवन हाई कोर्ट्स भी कोशिश कर रही हैं कि जो बैकलॉग है उसे दूर किया जाए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस था और जाहिर है आज के हालात में रेलेवेंट भी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप किया, लेकिन उसको किसी उनके फैसले को तो प्रीएम्प्ट इस स्टेज पे नहीं किया जा सकता। इसी तरह ये दीगर जो चीजें, वो केसेस भी जो 9 मई के थे वो अब राइप हो रहे हैं, अब उनका शहादतों का वो टाइम आ गया, शुरू हो गया। तो जो फौजदारी केसेस की और दहशतगर्दी के केसेस की स्पीड होती है उसी पेस पे वो चल रहे हैं। बदकिस्मती से वो पेस स्लो है, लेकिन बहरहाल वो अपनी स्पीड से चल रहे हैं। और इससे पहले, चूंकि मैं बार बार इसी बात पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, चूंकि ये चीजें नई इसलिए हो रही हैं और नई लग रही हैं कि इससे पहले किसी सियासी जमात ने ये काम नहीं किया था कि अगर कोई जनरल किसी कोई बलवा भी हो तो उसमें भी सबसे पहले। राजा कमरुल इस्लाम साहब, बानी पीटीआई तो इस पे जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जनरल बाजवा का भी ट्रायल होना चाहिए, फौज का अंदरूनी मामला है, अगर जनरल फैज का हो रहा है तो जनरल बाजवा का भी मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होना चाहिए। देखें, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है वो फौज में अदारा एक ऐसा है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनका प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से उनकी अपॉइंटमेंट होती है। अगर कोई एविडेंस आया जनरल बाजवा का भी, तो जाहिर है वो अदालत के अंदर होगा, उस इंक्वायरी के अंदर होगा। उनकी सियासत में मुदाखलत का इल्जाम तो खुद आप लोग लगाते रहे। खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने ये इल्जाम लगाया कि जनरल बाजवा ने उनसे राब्ता किया था और अप्रैल के अंदर राब्ता किया गया और ये कहा गया कि दिसंबर में आप पंजाब ले लें, पंजाब में हुकूमत आ जाएगी, उसके बाद वफाक के लिए कुछ करेंगे, तो आप कमर बांध लें, मैं इमरान खान से हम लोग आजिज आ चुके हैं। जी, लेकिन अगर आप उस पर भी गौर करें तो आप देखेंगे कि वो भी, उसके लिए भी जो सोर्स थी, जो वो जनरल फैज हमीद थे। अब वो एविडेंस आना कि आया जनरल बाजवा इन्वॉल्व थे, वो जब एविडेंस आएगा, और वो ऑब्वियसली इसी मिलिट्री आप जो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद जनरल बाजवा से भी तगड़े थे, यानी डीजीआईएसआई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी तगड़ा था उस वक्त? मैं ये कह रहा हूं कि जनरल आसिफ, अपना ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयान का हवाला से आपने ये बात की, उसमें उनकी जो सोर्स थी वो जनरल फैज हमीद थी, और अगर वो एविडेंस आएगा तो जाहिर है फिर वो भी आएंगे। तो अगर सोर्स वो थे तो फिर सहूलतकारी तो आपके लिए हो रही थी कि आपके लिए जो है हुकूमत तैयार करके दी जा रही थी। देखें, इफ्स एंड बट्स और एजम्पशंस पे तो बात नहीं की जा सकती। यानी ये तो उसी तरह हम ज़माना तालिब इल्मी में एक वो जोक था कि अगर फुफ्फो को मूछें लगी हूं तो चचा होते, तो ये तो अगर की बातें। कहने का मतलब यह है कि अगर वो चीज साबित हुई होती तो अब तक जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल हो रहा होता, तो वो नहीं है। पीटीआई भी यही कह रही है कि 9 मई को साबित करें, आपको जुडिशियल इंक्वायरी करा लें। जी, वो अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं और उसमें साबित होगा तो सजा होगी ना जी, उसके बगैर तो सजा नहीं होगी। वो जिनको जमानतें मिलनी थी। राजा कमरुल इस्लाम साहब, जिस वक्त आप वोट को इज्जत दो का बयानिया बना रहे थे तो उस वक्त आप ये कहते थे कि पावर टॉक्स टू पावर, और मरियम नवाज साहिबा का ये स्टेटेड पोजीशन था कि पावर टॉक्स टू पावर। तो क्या अब ये फिर ये पावर गेम है कि एक तरफ से अगर प्रेशर बढ़ रहा है, बानी पीटीआई नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से भी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है ताकि बेहतर बार्गेन हो सके? देखिए, वोट को इज्जत दो के बयानिए में ये कहाँ लिखा हुआ था कि मैं मालूम का वो तारीखी जहाज, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, शोहदा की जो मुजस्मे हैं उनको बेतौकीर किया जाए, सड़क पे घसीटा जाए। कहीं भी ये जो दो लिंकेजेस बनाने की कोशिश की जाती है, वोट का इज्जत दो और 9 मई को,
तो वोट के इज्जत दो के उस फलसफे में, उस बात में कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि आप चढ़ दौड़े हैं GHQ पे। सर वो तो फलसफा ही नहीं रहा, लेकिन मैं तो वो नारे भी सुनवा सकता हूं आपको कि जो उस वक्त पंडाल के अंदर लगाए जाते थे और क़यादत की जानिब से लगाए जाते थे, वो ऐसे हैं कि जाहिर है आपको अंदाज़ा है उसका कि उस वक्त क्या नारेबाजी हो रही थी। नहीं, नारेबाजियां तो खैर हमेशा से, और वो बराह रास्त फौज के खिलाफ थी। अपोजिशन के दौर में और हुकूमत के दौर में नारेबाजियों में फ़र्क होती है। यहाँ पे बहुत से बयानात बानी PTI के हैं कि जनाब फौज को जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को टेलीफोन टेप करने चाहिए प्राइम मिनिस्टर के, और उन्होंने खुद तस्लीम किया कि जी बिल्कुल करने चाहिए क्योंकि वो जिम्मेदार होती है। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है। और हुकूमत में आते ही आपका वोट को इज्जतों का फलसफा भी दम तोड़ गया। साहब मैं लॉजिकली जो बात कर रहा हूँ वो ये हूँ कि हम देखें ना, जो भी सियासत या जमहूरियत पे बिलीव करता है, जो अपने आप को पेश करता है कैंडिडेचर के लिए, वो वोट की ताकत और वोट की इज्जत में बिलीव करता है तो करता है ना। चाहे वो कोई काउंसलर है बल्दियाती अदारे का, तो वो वोट की ताकत से उस अदारे में जाता है। लिहाजा वोट को इज्जत दो तो फलसफा या वोट को इज्जत दो का नारा तो मेरा ख्याल है हर वोट लेने वाले की जुबान पे भी होता है और वोट देने वाला भी ऑब्वियसली इसको देखता है। तो वोट को इज्जत दो में कहीं दहशतगर्दी नहीं है, वोट को इज्जत दो में कहीं दारुल हुकूमत पे हमला आवर होना नहीं है, वोट को इज्जत दो पे कहीं आके तो जो रेड जोन है वहां पर आके धरना देना नहीं है। तो इसलिए इन दो चीजों को महल मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजा कमरुल इस्लाम साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ अपने बयानिए में सबसे बड़ा बयानिया बनाती है कि 2024 के इलेक्शंस में धांधली की गई और इसके लिए वो कमीशन बनाने का मुतालबा भी करती है। वो कहते हैं कि मैंडेट चोरी किया गया और वो बयानिया यह है कि जिस वजह से हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगता है कि उसने 26वीं आईनी तरमीम इसलिए मंजूर कराई ताकि इलेक्शन धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने की सूरत में कानूनी एतबार से कोई खतरा बाकी ना रहे। यानी कहने का मकसद ये कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन चोरी होने के मौके पर हुकूमत भी दिफाई पोजीशन पर नजर आती रही है, जबकि अपोजिशन जमातें PTI के इस मौक़िफ़ की तायद भी करती नजर आई हैं। जैसा कि फवाद चौधरी मौलाना फजल रहमान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए फरमाते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने राना सना कायल करने की कोशिश की कि बानी PTI को रिहा करके नए इलेक्शंस का सोचें। फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। यानी मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नए इलेक्शंस की तरफ जाए, जिसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्शंस हुए वो मुतनाज़ थे। यानी तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस के मौक़िफ़ की अपोजिशन जमातें सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि PTI के वकला को इस तरह से सपोर्ट इसको नहीं कर रहे जैसा करना चाहिए था। आज आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली पर जुडिशल कमीशन के क़याम से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस समीरुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। PTI के वकील हामिद खान लाइल निकले। जब अदालत में केस से मुताल्लिक पुकारा गया तो इससे कबल ही हामिद खान कमरे अदालत से निकल गए, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हामिद खान साहब को बुलाएं, उनका केस समाअत के लिए पुकारा जा चुका है। हामिद खान ने कहा कि मेरे ख्याल में ये केस कल 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आपके एडवोकेट को नोटिस हो चुका है, आप उनसे राब्ते में रहा करें। इस मौके पर अदालती अमले ने बानी PTI के वकील हामिद खान को आज केस फिक्स होने की कॉज लिस्ट भी दिखाई। हामिद खान ने इस्तदा की कि हमारे केस को सर्दियों की छुट्टियों के बाद लगा दें। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दिए। फिर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने शेरफ दरखास्त भी सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दिए। दौरान समाअत वकील ने बताया कि हमारी दरखास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात हैं जो हमें नहीं बताए गए। आईनी बेंच एतराज़ात दूर करे तो मेरिट पर दलाइल देंगे। यानी पर्टिकुलरली जो इंतखाबात से मुताल्लिक नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो ये समझते हैं कि इस पर शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। लेकिन आज अदालत इस केस को टेकअप कर रही है, मगर वकला इससे लाइल्म है, उनकी जो नॉन सीरियसनेस है, गैर संजीदगी है, आज वो अदालत में खुलकर सामने आ गई है, जो यकीनन अनजस्टिफाइड है ऑन पार्ट ऑफ PTI। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुतालबा करता रहा है कि वो दहशतगर्दी की अपनी दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, लेकिन अफगान हुकूमत ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब इसके नतीजा ये निकल रहा है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान पर भी अपनी दहशत बैठा रहे हैं। अब नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि अफगान हुकूमत के ओहदेदारों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। अब ऐसी ही दहशतगर्दी की कार्रवाई में अफगान तालिबान के कायम मकाम वज़ीर बराए महाजरीन खलीलुर रहमान हक्कानी मुल्क के दारुल हुकूमत काबुल में एक धमाके में जाँ बहक हो गए।
खलील हक्कानी सन 2021 में अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद तालिबान की उबरी हुकूमत में वजीर बने थे। वो अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा और हक्कानी नेटवर्क के बानी जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे और ख़ुद भी हक्कानी नेटवर्क के एक सीनियर रहनुमा थे। अब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी खलीलुर रहमान हक्कानी की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया है। अफगानिस्तान में दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसी कलअदम तंजीमें मौजूद हैं, मुमकिन है और जब तक ये मौजूद हैं तब तक दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती रहें। ज़रूरत इस बात की है कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए, दहशतगर्दों के कले कमा के लिए आवाज़ उठाए और अब मुमकिन है कि ये तकरीबी कार्रवाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए भी की गई हो। आने वाले वक्त में इस हमले का मकसद और हमला करने वाले मंजर-ए-आम पर आ जाएंगे, जिससे मामला मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। अभी एक ब्रेक बाद वापस आएंगे। मोबाइल फ़ोन बैरून मुल्क से पाकिस्तान लाने की जो पॉलिसी है तब्दील की गई है, नई पॉलिसी क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ मुशाहिदे में आया कि मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले शहरी अपने साथ एक से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लाते हैं और फिर उन्हें ज़ाती इस्तेमाल में करार देते हुए टैक्स और ड्यूटीज़ अदा नहीं करते। यही वजह थी कि FBI ने ज़ाती इस्तेमाल के अलावा एक से ज़ायद फ़ोन लाने पर पाबंदी आयद की थी। इसके अलावा FBI की जानिब से जो बैगेज स्कीम है उसमें तरमीम के मुसवदे में कहा गया था कि बैरून मुल्क से आने वाले शहरी $1200 से ज़ायद मालियत का सामान भी नहीं ला सकते। लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि चेयरमैन FBI ने एक से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी की तजवीज़ पर अमल रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FBI पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के सामान से मुतालिक मुजवज़ा तरामीम से भी दस्तबरदार हो गया है। अब ज़ाहिर है FBI पर टैक्स इकट्ठा करने का एक चैलेंज है और वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तदबीरें अपना रहा है। लेकिन एक से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी लगाने के हवाले से FBI को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद FBI ने अपना ये फ़ैसला वापस लिया है। दर हकीकत बैरून ममालिक में मोबाइल फ़ोन सस्ते दामों मिलते हैं और लोगों की ये कोशिश होती है कि वो वहाँ से ज़्यादा मोबाइल लेकर आएँ। जैसा कि रूसी मार्केट में हर किस्म के मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स दस्तयाब हैं। लोग बड़ी तादाद में रूसी मार्केट में आते हैं और यहाँ से मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स की ख़रीदारी करते हैं। दरअसल यहाँ महंगे से महंगा मोबाइल फ़ोन भी मरकज़ी मार्केट की निस्बत मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है, जबकि उनकी क्वालिटी किसी बड़े स्टोर पर फ़रोख्त होने वाले मोबाइल फ़ोन या टैबलेट से कम नहीं होती। अगर मार्केट में किसी फ़ोन की कीमत 1 लाख रुपये होती है तो यहाँ वही फ़ोन 60 से 70 हज़ार रुपये में बासानी दस्तयाब होता है। ये वजह है कि पाकिस्तान से बाहर जाने वाले बैरून ममालिक से फ़ोन ख़रीदने को तरजीह देते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।